हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। अमेरिका का जहां नाम होगा वहां अगर कोई विवाद ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो संभावनाएं है ही नहीं। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनकी विस्तारवादी नीति या विस्तारवादी सोच हमको फिर से नजर आती है। जहां भी उनके कदम पड़ते हैं वहां कोई ना कोई विवाद हमको देखने को मिल ही जाता है। और इसी तरीके से पिछले कुछ वर्षों से चाइना भी एक ऐसा ही नाम है कि जहां उसका नाम जुड़ा हुआ है वहां किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इतिहास में अगर थोड़ा पीछे लौट के देखते हैं तो ये चाइना को याद रखना चाहिए कि एक बहुत लंबे समय तक चाइना पर जो शासन किया वह जापान के द्वारा। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, पर इतना छोटा सा जापान इतना पावरफुल हुआ करता था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले कि वह किसी को भी धूल चटा सकता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दुनिया की जो महाशक्तियां थीं सब एक साथ होकर जिस तरीके से कोलैप्स किया जापान का, आज शायद वो अपने पुराने इतिहास को याद नहीं करना चाहेगा। और याद करना चाहेगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का कि कितना पावरफुल हुआ करता था। शायद तब इसको टक्कर देने की ताकत किसी एक देश में नहीं होती थी। आज अगर जापान उसी तरीके से होता तो शायद ना तो चाइना और ना ही अमेरिका किसी तरीके की हिमाकत कर सकते थे कि इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट हो पाता। आज हम आपके सामने हाजिर हुए, कुछ आइलैंड्स को लेकर विवाद चल रहा है। और विवाद किसके बीच में है? चाइना और जापान के बीच में। अब विवाद इंडो पैसिफिक रीजन से है और इससे इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है यूएसए। बिना यूएसए के अभी कोई विवाद हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इन विवादों की इंपॉर्टेंस हमको समझनी पड़ेगी कि ये क्रिएट किए जाते हैं। जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो ग्लोबल डिसऑर्डर क्रिएट होता है, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, इससे इकोनॉमिक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और ये डेवलपिंग नेशंस के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली भारत के लिए। तो जो एजेंडा है यूएसए का वो उसको में फुलफिल हो रहा है और दुनिया के सभी देश मूर्ख बनकर उसकी बातों में लग भी रहे। अभी जापान और चाइना के बीच में जो विवाद उपजा है वह चाइना की विस्तारवादी नीति का परिणाम तो है। चाइना भी कहीं ना कहीं अमेरिका को सरपास करने के लिए कभी कभी कुछ भी स्टेप ले लेता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अभी जो डिस्प्यूट है ये क्या है और भारत यहाँ पर किस तरीके से स्टैंड लेगा, इसको समझेंगे। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे यूपीएससी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आज आईआर के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा और इस मैप में एक लोकेशन भी आपको दिखाई दे रही होगी। इस लोकेशन को हम लोग ईस्ट चाइना सी के नाम से जान रहे हैं, ईस्ट चाइना सी के नाम से। ये जो लोकेशन है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका चाइना है, ये आपका ताइवान है और इसी तरीके से आप लोग देखेंगे जापान है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, एक तो रिसोर्सेज के तौर पर इनकी इंपॉर्टेंस है, दूसरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, रणनीतिक इनका महत्व ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जिनका कब्जा होगा वो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश करेंगे। चाइना के लिए ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा उसका ट्रेड इसी के थ्रू होता है। और जापान के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान एक इंपॉर्टेंट कंटेंटर है इंडो पैसिफिक रीजन का। तो यहाँ इन द्वीपों को लेकर लड़ाई चल रही है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। मजा आएगा आपको इस लेक्चर में। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर यहाँ पर देके जाया करें, ठीक है भाई? चलिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गौरव शर्मा यूपीएससी टेलीग्राम @GS_LIV। आप इसको जाकर सर्च कर सकते हैं या इसके थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी। जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है? ठीक है, ये देखो, जापान एंड चाइना जो है इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो रही है। सेकाकू जो आइलैंड है, यहाँ चाइना ने जैसे ही अपनी गश्ती बढ़ाई, अपनी पेट्रोलिंग बनाई, तो जापान के द्वारा इशू रेस किया गया और फिर इनके बीच में बयानबाजी भी हुई। और इस बयानबाजी के बाद आपको पता है कि इंटरनेट जिस तरीके से इनको कवर करता है तो एक बहस छिड़ ही जाती है कि ये लड़ाई क्यों हो रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आपको आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और यहाँ ये बता रहे हैं कि सेकाकू जो आइलैंड है ये बहुत छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इस पर चाइना भी अधिकार करता है, ताइवान भी करता है, जापान भी अपना अधिकार करता है। और इनकी इम्पोर्टेंस एक तो ट्रेड के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज यहाँ पे मिल सकते हैं और आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो लड़ाई किस किस के बीच में चल रही है? जापान और
चाइना के बीच में, ध्यान रखिएगा। आइलैंड का नाम आपसे कोई पूछ सकता है, सेकाकू जो आइलैंड है यहाँ पर। द सेकाकू आइलैंड कॉल्ड द डियाओ आइलैंड बाय चाइना हैव लॉन्ग बीन डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान, है ना, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर, है ना, अनहेबिटेड एंड आ कवर रिलेटिवली स्मॉल रीजन। ये अनहेबिटेड है, यहाँ पर आवास नहीं है और छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो होगी, अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो समझने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंस की। ये सवाल है, इसका आंसर आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये क्या है और इसके आंसर क्या हो सकते हैं। अगर पूरे लेक्चर को देखोगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो भाई देखो, ये एक और मैप आप लोग देख लीजिए। ये सेकाकू आइलैंड, डियाओ आइलैंड, ड्यूटी आरोसी आइलैंड, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज दी पूरी कहानी। जापान से इनकी दूरी 410 किलोमीटर है, ये आप जापान को देख रहे हैं। और अगर आपसे कोई बात करेगा जो चाइना है, इससे इनकी दूरी 330 किलोमीटर है। तिब्बत जिस पे चाइना अपना कब्जा बताता है, इससे इनकी दूरी 170 किलोमीटर है। अब ये सारे के सारे जो आइलैंड ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कहाँ पर हैं? ये इस जो चाइना सी है, इस चाइना सी में आपको देखने को मिल रहे हैं। और चाइना सी के अंतर्गत ये है, मतलब ये चाइना के पास में सागर है, इसीलिए इसका नाम चाइनीज सी है। ऐसा मत समझिएगा कि ये चाइना का सागर है, नहीं नहीं, इसके पास की लोकेशन है इसीलिए। और ये विवाद दोनों के बीच में, जापान अपना कब्जा बताता है क्योंकि 1972 में इनका जो प्रशासनिक नियंत्रण था 1972 में, ये जापान के पास आ गया था। और जापान के पास कैसे आया? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये यूएसए के पास आए और यूएसए ने एक ट्रीटी के तहत 1972 में इनका प्रशासनिक नियंत्रण जापान को दे दिया। अब जापान के पास प्रशासनिक नियंत्रण है और चाइना अगर यहाँ पर अपने जो कोस्ट गार्ड्स है उनकी पेट्रोलिंग बढ़ाएगा तो सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा है जो चाइना के द्वारा भड़काया जा रहा है। चाइना क्यों भड़का रहा है? चाइना की भी वजह आप सबको पता है कि अभी यूएसए के द्वारा रिसेंटली सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के जो हेड हैं उनको यूएसए बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया, उनके पास डिफेंस डील की जा रही है। तो यूएसए अगर एंटर करेगा चाइना के अलाइ कंट्री के बीच में, तो चाइना भी एंटर करेगा यूएसए के अलाइ कंट्री के साथ, वो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट जरूर करेंगे। इन सब का फायदा अल्टीमेटली यूएसए को ही है, इस बात को ध्यान रखिए। हमको समझना चाहिए, चाइना को समझना चाहिए, इंडिया को समझना चाहिए, जापान को समझना चाहिए। उलझा कर हमको, वो खुद आबाद होना चाहते हैं और हम समझ रहे हैं कि उलझ कर हमसे बर्बादी उनकी हो रही है। बिल्कुल नहीं है। उनका देखो मार्केट एक्सपेंड होगा, उनका क्रूड ऑयल एक्सपेंड होगा, अपने वेपन्स को सेल करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और हम इन्हीं मुद्दों पर लड़ते रहेंगे। तो जो विवाद की वजह है वो इनडायरेक्टली कौन है? इनडायरेक्टली यूएसए ही है, क्योंकि वहां उन्होंने इंटरवेंशन किया, यहाँ चाइना एक्टिव हो गया और जापान से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जापान और चाइना की देखो लड़ाई पुरानी है, पर अभी इस ग्लोबल डिस्टरबेंस के ऑर्डर में अगर एक रास्ता निकाला जाए पीस का तो बेहतर तरीके से हो सकते हैं। हालांकि सेम टाइम पे दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि चाइना जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन कर रहा है उसको रोकने के लिए कोई तो चाहिए, पर यहाँ जो रोका जा रहा है ना वो यूएसए के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन की शांति के लिए नहीं, अपनी ग्लोबल जो हेजेमनी है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सारे के सारे प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट को याद रखिएगा, ठीक है भाई। देखो, सेकाकू डियाओ द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में स्थित छोटे छोटे निर्जन द्वीप हैं जिन्हें जापान, चीन और ताइवान तीनों दावा करते हैं कि हमारे ये द्वीप में ध्यान रखना। यह विवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक तनातनियों में से एक है। जितनी भी हमारी इंडो पैसिफिक रीजन की टेंशंस हैं उन टेंशनों में से एक है, क्योंकि जापान और चाइना के बीच में है, दो बड़ी इकोनॉमी है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पूरा जो एशिया है इस एशिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नोट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल, नोट इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी। इसका जो इम्पैक्ट है वह अर्थव्यवस्था और संतुलन के आधार पर बहुत पड़ेगा। जैसे भारत की हम लोग बात करें, भारत अभी रिसेंटली आपको पता है कि वैसे से हमारे रिश्ते थोड़े से टेंशन में चल रहे हैं। जापान से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और यूएसए से टेंशन्स के कारण हम इंडिया और चाइना के बीच में भी रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। अब हमारे सामने फिर ऑप्शन है, फिर डिप्लोमेटिक क्राइसिस हमारे सामने आएगा। व्हाट वी हैव टू चूज, जापान जो हमेशा बहुत अच्छा रहा है या चाइना जिसकी हेल्प से हम यूएसए को काउंटर कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो डिप्लोमेटिक क्राइसिस हमेशा अभी चल ही रहे हैं, जिस तरीके से यूएसए अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि याद रखिएगा। अब देखो,
इनका जो नामकरण है, जापान इनको सेंकाकू आइलैंड के नाम से जानता है, चीन इनको डियायू आइलैंड कहता है और ताइवान के द्वारा जुआतई आइलैंड इनके नाम यहाँ पर दिए गए। तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि जो विवाद चल रहा है अभी सेंकाकू आइलैंड को लेकर, ये किसका नाम है? ये आपका जापान का है। चीन इनको इस नाम से जानता है और ताइवान ने इसको डियायू आइलैंड नाम दिया हुआ है। तो तीनों ने अलग अलग नाम इनके रखे हुए हैं। रीजन एक ही है, यहाँ पर लोग नहीं रहते, निर्जन द्वीप है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनकी काफी ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थान एवं स्थिति, ये द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। ठीक है, यह ध्यान रखना। ओकिनावा जापान और ताइवान के बीच, मतलब बेसिकली ये जापान और ताइवान के बीच में अवस्थित है ना। ताइवान के जो चाइना तो अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश करने के लिए अपना विस्तार करता रहता है, तो यहाँ पर भी पहुंच गया है और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए हैं। क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है, इतने में फैले हुए हैं। 5 जो द्वीप हैं और 3 चट्टानी संरचनाएं शामिल हैं। सबसे बड़ा जो द्वीप है ये उस्सुरी द्वीप है। ये उस्सुरी जापानी नाम या डियायू चीनी नाम। ये नाम प्लीज थोड़ी सी जापानी और चीनी लैंग्वेज है, तो इनके प्रोनाउंसिएशन से लेकर परेशान मत होइएगा, आप इनको अंडरस्टैंड करिएगा। तो एरिया कितना है? 7 वर्ग किलोमीटर। 5 द्वीप है, 3 चट्टानी संरचनाएं हैं। ये जापान अलग नाम लेता है, चाइना इनको अलग नाम से जानता है, ध्यान रखिएगा। प्रशासन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह क्षेत्र अमेरिकी नियंत्रण में रहा। 1972 के ओकिनावा रिवर्सन एग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने प्रशासनिक नियंत्रण जापान को सौंपा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए के पास आ गया और यूएसए ने 1972 में एक अग्रीमेंट किया और इसके थ्रू ये जापान को दे दिया। जापान को चीन और ताइवान इस पर संप्रभुता का दावा करते हैं, पर वास्तविक नियंत्रण जापान के पास है। अब जापान के पास है और अगर चाइना पेट्रोलिंग करते हुए पहुंचेगा तो टेंशन तो क्रिएट होगी, और इसी के कारण पूरे ये डिस्प्यूट हमको देखने को मिल रहा है। भौगोलिक महत्व की बात करें तो लगभग निर्जन परंतु समुद्री व्यापार मार्गों सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOC के पास स्थित है। पूर्वी एशिया को मध्य पूर्वी यूरोप, दक्षिणी एशिया से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो ईस्टर्न एशिया है, इस ईस्टर्न एशिया को मध्य पूर्व यूरोप है ना, मिडिल ईस्ट जो यूरोप है, इस मिडिल ईस्ट यूरोप और इसी के साथ में दक्षिण एशिया, साउथ एशिया को जोड़ने वाले जलमार्ग यहां पर है। तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है कि जो पूर्वी एशिया है, इस ईस्टर्न एशिया को यूरोप से भी कनेक्ट कर रहा है और दक्षिणी एशिया से भी कनेक्ट कर रहा है। अब जिसका भी डोमिनेंस यहां पर होगा वह स्ट्रेटेजिकली कितना आगे निकल जाएगा, आप खुद सोचिए। और इसीलिए चाइना यहां पर पूरा अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहता है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में उसका जो डोमिनेंस है वो और स्ट्रांग हो, और जापान ये होने नहीं देखना चाहता है, इसीलिए ये यहां पर दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप इस बात को ध्यान रखना। यह क्षेत्र जापान, चीन और ताइवान के सामरिक हितों के बीच एक रणनीतिक चौक पॉइंट है। यहां पर तीनों के जो इंटरेस्ट हैं वो टकराते हैं। जिसका कब्जा होगा वो यहाँ का पावरफुल बन जाएगा और इंडो पैसिफिक रीजन में वो एक बहुत एज लेके चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो भौगोलिक महत्व इसका क्या है, आप इस बात को समझ गए होंगे। विवाद के मुख्य कारण क्या है? देखो, संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा, तेल, गैस और मत्स्य संपदा। सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है बेटा वो इकोनॉमिक होती है। इसके अलावा दूसरी कोई लड़ाई कभी होते ही नहीं है। सबको क्या चाहिए? संसाधन, राष्ट्रीयता, हिस्टोरिकल क्लेम्स, तीनों देशों के ऐतिहासिक मानचित्र आधारित दावे हैं, सैन्य रणनीति, समुद्री प्रभुत्व, नौसेना मार्ग, A to AD रणनीति, अमेरिका की भूमिका, जापान का सुरक्षा सहयोगी है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, चीन का उदय एवं जापान अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति है। तो विवाद के मुख्य कारण बेटा आप लोग समझ गए हैं क्या है। सबसे पहला इकोनॉमिक है, सबको संसाधन चाहिए और संसाधन जो निकालेगा वो इकोनॉमी के तौर पर बूस्ट करेगा अपने आप को। फिर स्ट्रेटजी है कि जिसका कब्जा रहेगा वो व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करके बैठेगा। और आप यहां पर क्या कह रहे हैं कि सैन्य रणनीति, अमेरिका की भूमिका, अमेरिका जहां भी रहेगा वहां लड़ाई जरूर होगी, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। और शक्ति संतुलन की बात चल रही है। चाइना अपने आप को पावरफुल बताता है, जापान कहता है भाई हम पुराने पावरफुल हैं, आप हमसे क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, आप अपना विकास करो, अपना विकास कर रहे हैं। तो विवाद की प्रमुख वजह क्या है, शायद आप इस बात को समझ गए होंगे। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखो, लोकेशन आधारित प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे ईस्ट चाइना सी है ना, ओकिनावा ट्रीटी, ताइवान से पूछा जा सकता है। यूएनएसकेएफ जो रिपोर्ट है 1969, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है।
ओकिनावा रिवर्सन एग्रीमेंट 1972 हमसे कोई पूछ सकता है। यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी क्या है, आपसे कोई पूछ सकता है क्या ट्रीटी है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन, चाइना कोस्ट गार्ड लॉ 2021 और बढ़ती गतिविधियां, क्रेजी जोन टैक्टिक्स, चीन द्वारा समुद्री दबाव बढ़ाने की रणनीति। बहुत सारे पॉइंट है जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, आप इनको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड और अगर मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करूं, विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझो। 1895 से जापानी नियंत्रण में फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के बाद, WW1 के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अमेरिका ने प्रशासन संभाला ओकिनावा के साथ। 1972 में ओकिनावा रिवर्सन ट्रीटी के तहत द्वीप जापान को वापस मिले, चीन का दावा है ना। मिंग डायनेस्टी से चीनी नक्शों में दर्जा है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कैरो और पोस्टडैम घोषणा के अनुसार द्वीप चीन को मिलने चाहिए थे। विवाद का आधुनिक कारण 1968 में सर्वेक्षण में समुद्र के नीचे तेल और गैस संभावनाएं पाई गई हैं, इसके बाद दावों में तेजी आई है। 1968 के बाद विवाद इसलिए बढ़े हैं क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक जो सोर्सेज हैं उनकी संख्या पाई गई है, इसीलिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। रणनीतिक में समझो, भू राजनीतिक, यह क्षेत्र यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी के दायरे में आता है। अमेरिका बार बार कह चुका है कि द्वीपों की रक्षा करेगा, वैसे नहीं करता, करेगा इसलिए क्योंकि चाइना से लड़ाई है, चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को रोकना चाहता है यूएसए, और इसीलिए बार बार वो यहाँ पर कमेंट करता रहता है या डिस्प्यूट को उकसाता रहता है। समुद्री सुरक्षा, यह क्षेत्र ईस्ट चाइना सी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन से जुड़ा हुआ है, इसलिए समुद्री सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा सुरक्षा, संभावित ऑयल एंड गैस फील्ड, वैश्विक शक्ति प्रतिबंध यूएस चाइना राइवलरी का प्रमुख बिंदु है। यूएस चाइना लड़ रहे हैं, वजह एक ही है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वजह एक ही चीज है, इसीलिए इतनी सारी दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं। अगर भारत के लिए बात करें तो यह विवाद इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। हम भी इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट एक जंक्शन के तौर पर है, तो हम चाहेंगे कि इस एरिया में थोड़ी सी पीस रहे, शांति रहे, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और हम विकासशील देश से विकसित देश की तरफ आगे बढ़ें, पर अमेरिका होने ही नहीं देना चाहता है। क्वाड सहयोग पर प्रभाव है। अब देखो, एक तरफ तो हमारे यूएसए से रिश्ते खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्वाड ग्रुप है जिसमें यूएसए के साथ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस है। चाइना का साथ देते हैं यूएस को काउंटर करने के लिए तो जापान जाता है, क्योंकि जापान हमारा पुराना सहयोगी है, जापान पर भरोसा भी कर सकते हैं, रिलायबल कंट्री है। तो चैलेंज है, भारत के लिए आवश्यक क्या है? क्षेत्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करे, क्षेत्र में रूल बेस्ड ऑर्डर का समर्थन करे, जापान और चीन दोनों के बीच में संतुलित संबंध बनाए रखना भी हमारे लिए जरूरी है। इस तरीके से हम इस विवाद से आसानी से बच सकते हैं। मेंस के लिए क्वेश्चन क्या है? सेकाकू आइलैंड विवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, चर्चा करें, डिस्कशन करना है। यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी पूर्वी एशिया की शक्ति संतुलन राजनीति का आधार है, इस पर विश्लेषण कीजिए कि कैसे जो ईस्टर्न एशिया है, शायद इसमें यूएस और जापान की ट्रीटी नहीं होती तो क्या चाइना पूरे तरीके से इस पर कब्जा कर लेता? क्या यही इसका आधार है या कोई और वजह है? आप इन पर डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। ये हमारे कोर्सेज हैं। SIP हिंदी 2026 के लिए एक क्रैश कोर्स है जो नवंबर बैच के नाम से जाना जा रहा है। इसमें 2 कोर्सेस आपको मिल रहे हैं, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। GRS लाइव कोड आपने यूज करना है और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को बेहतर करना है। स्टडी IQ पर जाइए और इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। इसी तरीके से 2027 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच है, P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का रास्ता, यूपीएससी की बहुत ही शानदार टीम और मेंटरों के साथ, जिसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम और ढेर सारे फीचर हैं। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और यहाँ 2028 के लिए भी ये कोर्स उपलब्ध है। PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। लेक्चर कैसा लगा है, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।